जय हिंद साथियों। 2 लाइनें आपके लिए आज की सेशन स्टार्ट करने से पहले 2 लाइनें आपके लिए। जो अपने पुराने अनुभव को वर्तमान की लगन से मिलाकर भविष्य के ऊपर निगाह रखता है, सफलता उन्हें ही मिलती है। उन्हीं के सपने जो होते हैं साकार होते हैं। आप सभी का एक बार फिर से प्रतीक डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मेरे साथ में जितने भी कमांडोज जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। आज का सेशन हमारा बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज के जो क्वेश्चन है थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं, थोड़े से इजी टाइप के क्वेश्चन हैं। आज की बात करें हम यहाँ पर इंडियन आर्मी में जीडी और ड्रेसमैन का किस प्रकार से बनता है, मेरिट लिस्ट किस प्रकार से होता है, उसका जो प्रोफार्मा होता है किस प्रकार से बंदे का सिलेक्शन होता है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, पढ़ना हर कोई पढ़ता है, लेकिन पढ़ाई वो नहीं होती कि सिर्फ कंटिन्यू किसी चीज को एक ही सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जाए। जरूर नहीं कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट, अगर आप जीके साइंस में अच्छे हो तो सिर्फ जीके साइंस ही पढ़े, मैथ्स ना पढ़े। जरूर नहीं कि आप मैथ्स ही पढ़ रहे हो, साइंस ही पढ़ रहे, जीके साइंस को छोड़ रहे हैं। हमें सभी चीजें होती हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके साइंस, सभी का लेवल बराबर पढ़ना है। जिससे होगा कि जिससे हमको फायदा होगा एग्जामिनेशन में कि सारी चीजें अगर वहां पे जीके साइंस में अगर हम क्वेश्चंस ठीक से कर नहीं पाएंगे तो मैथ्स के कर पाएंगे, अगर मैथ्स के नहीं कर पाएंगे तो जीके के अच्छे से कर पाएंगे। तो सारी चीजों का समावेश हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आज का हमारा जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल आपको बता दूं मैं कि टाइम टेबल में थोड़ा सा इंटरफेयर हो चुका है। ठीक है, आपको मैं बाद में बताऊंगा। चलिए हम चलते हैं आज के सेट पेपर पर कि आज का जो सेट पेपर है मेरा वो है सी सेट पेपर। आज का जो सेट पेपर है मेरा वो है सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपका सेट पेपर क्या है मुझे जल्दी से बताएं। और अगर आपने OMR शीट जो हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, अगर आपने वो डाउनलोड नहीं की है तो उसे डाउनलोड करें, उसकी फोटोकॉपी करके प्रिंट निकाल के फोटोकॉपी करके रख ले बहुत सारी, जिससे। और बाकी तो हमने एकेडमी के जितने भी कमांडोज हैं उन सभी को हमने प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, आप इसी पे सॉल्व करने की कोशिश करें, मेरे साथ में जो टिक लगाने की, गोला काला करने की, इसी पे कोशिश करें। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, लेकिन उसके पहले हम बात करें कि किस प्रकार से होता है नंबर्स मिलते हैं हमें। इंडियन आर्मी के जो ट्रेड्समैन और जीडी की एग्जाम होती है उसमें किस प्रकार से हमें नंबर मिलते हैं। अगर हम 15 क्वेश्चन पूरे कर जाते हैं सही तो 30 नंबर मिलते हैं हमें जनरल नॉलेज में। अगर हम जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन सही करते हैं तो 30 मार्क्स मिल जाते हैं हमें। और हम अगर मैथ्स में भी 15 पूरे कर लेते हैं तो 30 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। 35 पे पासिंग मार्क्स होता है आपका कि आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स होता है उसे एग्जामिनेशन माफ होती है, उसे सिर्फ प्रेजेंट होना पड़ता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आगे जनरल नॉलेज की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, अब्दुल कलाम जी भारत में 11वें निर्वाचित रह चुके थे। अब्दुल कलाम जी जो थे, अब्दुल कलाम हमारे एपीजे अब्दुल कलाम 11वें निर्वाचित रह चुके थे। पहला, ठीक है, पहला जो ऑप्शन है हमारे पास में अध्यक्ष, राष्ट्रपति, चीफ मिनिस्टर या फिर प्रधानमंत्री। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो इनका जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहा। फर्स्ट स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक इन्होंने DRDO का कार्यभार संभाला। हमारे अंतरिक्ष अन्वेषण जो है इसरो का भी कार्यभार संभाला इन्होंने जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इन्होंने हमारे बैलिस्टिक मिसाइल का भी खोज की इन्होंने, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने। और भी बात करें हम एपीजे अब्दुल कलाम की तो ये एक राष्ट्रपति के पद में जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, राष्ट्रपति बिल्कुल सही। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है, राष्ट्रपति बिल्कुल सही है। इन्होंने राष्ट्रपति पद का भार भी संभाला है। और किसके, देश के जो सारे पुरस्कार हैं, देश के सभी पुरस्कार हैं, ठीक है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ठीक है, उसके बाद भारत रत्न, उसके बाद में जितने भी हमारे इंडिया में जितने भी सारे जो पुरस्कार मिलते हैं, एक जो हमारे इंडिया के लिए सबसे अच्छा काम करता है, वो सारे पुरस्कार इन्हीं के गले में डले हुए थे। ठीक है, और ये इतने साहसी पुरुष थे। इनका एक कहना है कि जब तक हार मत मानो तब तक कि लक्ष्य जो हमारा है पूरा ना हो। किसी परिस्थिति में अगर विषम से विषम परिस्थिति है तब तक तभी भी नहीं रुकना है हमें, और तब तक उन सपनों को छोड़ना नहीं है। अपने सपनों को कभी भी नहीं छोड़े। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आज कहाँ हैं, बेहतर कल के लिए अपने सपने देखना मत छोड़ो। यानी कि हमें बेहतर कल के लिए अपने सपने को छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू उसके ऊपर काम करते रहना है। आपको बता दूं कि मैं एयरपोर्ट का जो उनका ये था, एयरपोर्ट का जो एयरफोर्स जो था उनका इंटरव्यू में ये फेल हो चुके थे, एयरफोर्स के इंटरव्यू में। ठीक है, और उसी जो उनका इंटरव्यू लेने वाले थे, उसी नौजवान जो ऑफिसर थे, उन्हीं ने इनको फिर वापिस से, ठीक है, सल्यूट किया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद, जो ऋग्वेद है हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ, ठीक है, इसकी ओर से हमें संकल्पना है, उसके बाद में स्तोत्र प्रार्थनाएं, जितने भी ऋषि मुनि ने तपस्या की, सबसे ज्यादा ऋग्वेद को सबसे ज्यादा इसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो ऋग्वेद का सबसे कौन सा मंडल जो है, कौन सा मंडल है पूर्ण सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? क्या 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या फिर 10वां मंडल? यहाँ पे हम ऋग्वेद की बात करें तो इसमें 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद की बात करें तो 1028 इसमें सूक्त हैं और 10 इसमें मंडल हैं, ठीक है। और बात करें यहाँ के ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्ण सोम को समर्पित है, तो जो 9वां मंडल है, ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल है ऋग्वेद को समर्पित है। 1028 सूक्त है इसमें, और ऋग्वेद में ही जो मंत्र दिया गया है ओम भूर्भुवः स्वः, ये ऋग्वेद से ही लिया गया है। यहाँ पे प्रभु फौजदार, एसएन देसी, कमलेश, सी बता रहे, अभिमन्यु चौधरी, सी, वेरी गुड। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं यहाँ पर, चाणक्य का क्या अन्य नाम क्या था? जो हमारे चाणक्य जी थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो प्रधानमंत्री हुए थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो बात करें यहाँ पे चाणक्य जी का अन्य नाम क्या था? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त या फिर राजशेखर या फिर विशाख दत्त। तो यहाँ पे चाणक्य जी के हम बारे में बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे इंडिया के लिए। इन्हें इसलिए जाना जाता है क्योंकि इनके पिता का नाम चणक था, इसलिए इन्हें चाणक्य कहा जाता है। इनके जो पिताजी जो थे वो चणक थे, ठीक है, और इनके चणक पिताजी होने के कारण इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। और इनकी बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इनकी बात की जाए तो इन्हें अर्थशास्त्र ग्रंथ के लिए प्रसिद्धि हासिल है। इन्हें इसलिए जाना जाता है कि इन्हें अर्थशास्त्र, राजनीति और अर्थव्यवस्था में इन्हें महारत हासिल है। तो इनका जो ग्रंथ है वो है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो चाणक्य का जो अन्य नाम था, देखते हैं किन किन कमांडोज का सही निकलता है आंसर। तो देखते हैं यहाँ पर विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य जी को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो इनका यहाँ पे लिखा गया इनका स्लोगन, मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों द्वारा जीवन में दुख को आमंत्रित करता है, ये चाणक्य नीति कहती है। तो जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त लगाया है बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार या फिर राहुल या फिर इनमें से कोई नहीं? निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार, राहुल, कुणाल या इनमें से कोई नहीं? सेफ, नीतीश, पीडीए बॉय, सुमित, कमलेश, असलम, ऋतिक, जय भवानी, एसएन देसी, लक्ष्मण। तो अशोक की बात की जाए तो कलिंग जो युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध के 2 वर्ष पूर्व ही ये बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा मानने वाले बन गए थे, और इन्होंने ही पूरे एशिया में, हमारे इंडिया में बौद्ध धर्म को प्रचार करने का काम किया था। और अशोक महान को इसलिए भी जाना जाता है कि अशोक जी ने जो इंडिया में जो विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय की बात की जाए, उसके बाद में तक्षशिला की बात की जाए, तो इन्हीं के शासनकाल में इसकी स्थापना की गई थी। और अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल, उनके जो बेटे थे कुणाल, वो उनके उत्तराधिकारी हुए थे, और ये भी एक महान विशाल सम्राट बने थे और पूरी शक्तिशाली के साथ में इंडिया के लिए सपोर्ट किया उन्होंने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुणाल। प्रभु फौजदार, मंजू, इमेज, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन कमांडोज ने किया है, सैनिकों ने किया है, बिल्कुल सही किया है। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? क्या राणा कुंभा, राणा सांगा या फिर राणा रतन सिंह या फिर राणा हमीर? जल्दी से बताएं, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण किया था? आप देख रहे हैं यहाँ पे विजय स्तंभ, ये विजय जो स्तंभ है वो राजस्थान में स्थित है। कमलेश आर्य बताए कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है। कमलेश आर्य, शुभम जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं।
असलम मंसूरी ए बता रहे हैं, इमेज ए बता रहे हैं, एहसन देसी ए चित्तौड़गढ़ में बता रहे हैं। बिल्कुल, तो चित्तौड़गढ़ में कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है और इसे बनाया था राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए राणा कुंभा लगाया है बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, या फिर सिकंदर लोधी, या फिर इनमें से कोई नहीं? लोधी वंश। चलिए, लोधी वंश की बात की जाए तो ये मुस्लिम से संबंधित नहीं था, ये अलग सैयद वंश, जो सैयद जी थे इनके पहले सैयद वंश था, उनसे रिलेटेड था। तो इसका जो सही आंसर देखते हैं किन किन का सही आता है। तो इसका जो आंसर है बहलोल लोधी। जो बहलोल लोधी थे वो लोधी वंश के संस्थापक थे। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है बिल्कुल सही किया है, दिल्ली सल्तनत लोधी वंश। और इसकी दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? यह भारत का एकमात्र ऐसा जीवन बीमा निगम है जो पूरे भारत में फैला हुआ है और इंडिया के लिए बहुत ही जो पॉलिसी का बेस्ट काम करता है ये। तो बात की जाए यहाँ पर भारतीय जीवन बीमा निगम की LIC की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, आजकल हमारे घर में हर किसी के पास में एक LIC पॉलिसी मिलेगी। उसकी स्थापना कब की गई थी? क्या 1956, 44, 50 या 1947? देख रहे हैं आप LIC योग सक्षम वहा मय्यम भारतीय जीवन बीमा निगम। यहाँ पर रुद्र जी बता रहे हैं ए अरविंद, डी पैराएसएफ कमांडो, ए राजपूत बॉय, ए साहिल 1956। चलिए, जिन जिन का आंसर देखते हैं किन किन का यहाँ पर आंसर सही निकलता है। 1 सितंबर 1956 बिल्कुल। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर 1956 लगाया है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। देख रहे हैं यहाँ पर बुलेट ट्रेन किस प्रकार से, ये एक जो शिप मछली होती है इसकी चलाने की योजना कब की गई है इसकी? भारतीय रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन योजना किसके बीच में है ये? ठीक है, क्या मुंबई और अहमदाबाद के बीच में है ये? क्या ये मुंबई और हैदराबाद के बीच में है, या मुंबई और नई दिल्ली के बीच में है, या फिर मुंबई और पुणे के बीच में है? चलिए, जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच में योजना है ये, जो भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन योजना है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात देख रहे हैं आप, ये विक्टोरिया जलप्रपात है, ये किस नदी से संबंधित है? अमेजन, मिसोरी, सेंट लॉरेंस या फिर जेम्बेजी? देख रहे हैं यहाँ पर ये विक्टोरिया जलप्रपात। चलिए आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो देखते हैं किन किन कमांडोज का सही आता है। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर डी बताया है बिल्कुल सही। विक्टोरिया जलप्रपात जो संबंधित है वो जेम्बेजी से संबंधित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केरल राज्य की केरल राज्य विश्व में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? यानी कि किस उत्पादन, किस निर्यात के लिए जाना जाता है केरल राज्य? क्या रबड़ के लिए, क्या गन्ना, गरम मसाले या फिर चावल? ठीक है, यहाँ पे बात की जाए कि यहाँ के प्रमुख त्योहारों की। ठीक है, यहाँ पे प्रमुख त्योहारों की केरल की बात की जाए तो सबसे पहले क्या आता है? ओणम। केरल का जो प्रमुख त्योहार है वो ओणम है और एक प्रकार से ये नौकायान से संबंधित है। ओणम जो होता है वो नौकायान प्रतियोगिता होती है, उस समय ओणम जो त्योहार कराया जाता है। और भी बात की जाए यहाँ पर केरल की तो केरल एसएन देसी मुझे बताया कि यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है। एसएन देसी बताएगा कि इसका यहाँ का जो केरल है, केरल राज्य का प्रमुख नृत्य क्या है। चलिए, जो जिन जिन कमांडो ने ऑप्शन नंबर सी, देखिए गरम मसालों के लिए मसालों का बगीचा भी कहा जाता है केरल को। ऑप्शन नंबर सी गरम मसाला। ठीक है, गरम मसाले के लिए देख सकते हैं यहाँ पे आप मसाले बहुत सारे दे रखे हैं। और विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है?
कथकली, बिल्कुल कथकली, कथकली, बिल्कुल देवराज बता रहे कथकली। एस एन देसी जी आपसे पूछा था मैंने ये क्वेश्चन, विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? ठीक है, चावल जो उत्पादन में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो हमारा इंडिया आता है चावल उत्पादन में, तो चावल में आता है क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पे आता है हमारा, द्वितीय नंबर पर, द्वितीय। चलिए, तो बात करें यहाँ पे विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल, तो इसका जो सही आंसर आएगा, जिन जिन कमांडोज ने सैनिकों ने, ऑप्शन नंबर ए चीन लगाया है, चाइना, बिल्कुल सही है चाइना। देवराज जी बता रहे चाइना, मंजू ए, ईश्वर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रबड़ किस जलवायु का पौधा है? रबड़ किस जलवायु का पौधा है? क्या भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय, या फिर मानसूनी, या फिर पश्चिमी यूरोपीय तुल्य? रबड़ किस जलवायु का पौधा है? देखिए ये रबड़ किस तरह से निकाला जाता है, यहाँ पे आपको कुछ छवि दिखाई गई है, आकृतियां, उसके द्वारा आपको माध्यम से दिखाया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर रबड़ को निकाला जाता है। तो इसका जो सही आंसर आता है, देखिए किस किस का सही निकलता है, भूमध्य रेखीय। ठीक है, जो जलवायु का पौधा है वो भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा है। बढ़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? क्या दूसरा, क्या तीसरा, क्या चौथा, क्या पांचवा? मिथुन यादव फ्रॉम बिहार, बताए इसका आंसर क्या आएगा? भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, सबसे लंबे हाईवे की बात की जाए तो कौन सा है? NH7। ठीक है, ये पहला वाला दिख रहा है यहां पर आपको। ठीक है, अब अभी इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? NH44 रखा गया है। इसका पहले क्या था? NH4। और सड़क से बात की जाए तो चतुर्भुज का चौराहा, जो बात की जाए चतुर्भुज योजना, चतुर्भुज योजना भी संबंधित है हमारे चौराहों से और सड़क से संबंधित है चतुर्भुज योजना हमारे इंडिया में। ठीक है, जहां पर चारों जितने भी राष्ट्रीय मार्ग आते हैं और जुड़ते हैं आपस में, उसे चतुर्भुज कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर देखते हैं किस किस का सही आ रहा है। तो सड़क प्रणाली में भारत का स्थान जो है वो है दूसरा स्थान है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रसगुल्ला भी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? यानी कि भारतीय सेना में जो भारतीय सेना है उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जो पुरस्कार है वो कौन सा है? जल्दी से बताएं, इन सभी का आंसर आपके पास में होगा। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, या फिर महावीर चक्र? रसगुल्ला सी, एसएन देसी सी, रसगुल्ला सी बता रहे हैं यहां पर। यहां पर आप देख सकते हैं विक्रम बत्रा जी को पहचान लिया गया है। यहां पर सेकंड नंबर विक्रम बत्रा जी हैं। तो सबसे पहले जो परमवीर चक्र दिया गया था, साहिल खान सी, असलम ए, यादव जी सी बता रहे हैं, फिटनेस फ्रैंक सी, राजपूत बॉय यूपी सी। ठीक है, ये जो हमारे इंडिया के वो हीरो हैं जिन्हें, ठीक है, विश्व में पूरे नाम आता है और इन्हें कोई ना कोई पुरस्कार इसमें से दिया ही गया है, बिल्कुल। ठीक है, ये जो सारे जो है हमारे परमवीर चक्र से संबंधित है, ये सारे सभी को क्या दिया गया? परमवीर चक्र दिया गया। सबसे पहले जो थे मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा। सबसे पहले जो मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे उन्हें सबसे पहले परमवीर चक्र दिया गया था। और कारगिल की लड़ाई में सबसे लास्ट में दिए गए थे मनोज कुमार पांडे, मनोज कुमार पांडे। ठीक है, संदीप वर्मा सेकंड नंबर पे है यहां पर। संदीप वर्मा, जल्दी से बताया कि संदीप वर्मा सेकंड नंबर फोटोज में, फोटोज किसका है? संदीप वर्मा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है बिल्कुल सही है। चलिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसके अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज ब्रुश, जैक्स रोगे या फिर जॉफ हॉवर्थ, किम ह्यूज? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज ब्रुश, जैक्स रोगे या फिर जॉफ हॉवर्थ या फिर किम ह्यूज? तो देखिए यहाँ पे आंसर, देखिए यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। और इसकी बात की जाए इसके अध्यक्ष की, तो इसका अध्यक्ष कौन है? तो जैक्स, ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर जैक्स रोगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। अनुज पांडे यहां पर बता रहे हैं विक्रम बत्रा, अर्पित ठाकुर ए, विजय बता रहे हैं यहां पर बी, बिल्कुल जैक्स रोगे, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी किया है बिल्कुल सही है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है या बढ़ता है, वही बना रहता है, या 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है, या फिर शरीर का? कमलेश यहां पर ए बता रहे हैं, आरजे सी, मनोज सी, यादव जी सी, नीतीश पटेल ए, आरजे सी। चलिए आंसर की ओर बढ़ते थे कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान जो है वो बढ़ेगा, और भूमध्य रेखा पर वही रहता है समान। तो लेकिन हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं जब कभी तो जी का मान जो है बढ़ता है, गुरुत्वीय त्वरणीय मान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? क्या ताप अंतर, या फिर केशिकीय घटना के कारण, तेल की कम श्यानता के कारण, या फिर तेल में कार्बोक्सिलिक समूह के कारण? देवराज, खुशी की घटना। रोहित बता रहे हैं यहाँ पर बी, रोहित कुर्मी बी, पीडे बॉय डी, लक्ष्मण गजूबन्ना नीतीश बी बता रहे हैं यहाँ पर। तो केशी घटना कमलेश, अर्पित ठाकुर ए, जिन कमांडो ने ऑप्शन नंबर बी केशी घटना बताया है बिल्कुल सही आंसर से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? वजन, द्रव्यमान, घनत्व या फिर आयतन? ये चौहान बी बता रहे हैं, लालूराम बी, प्रेमदीप सिंह डी बता रहे हैं यहाँ पर, कमलेश बी, पीडी बॉय सुमित बी। चलिए आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। तो इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूध से क्रीम निकालने पर क्या होता है? दूध का घनत्व बढ़ता है, दूध का घनत्व घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व क्या होता है? दूध का घनत्व बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए। दूध से क्रीम निकालने पर जो है दूध का घनत्व बढ़ता है। अर्पित, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, डॉपलर जो प्रभाव है वो संबंधित है ध्वनि से, मनुष्य से, या स्पीड से, या फिर मुद्रा प्रचलन से? डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से, मनुष्य से, स्पीड से, मुद्रा प्रचलन से। कमलेश यहां पर ए बता रहे हैं, रोहित ए, मनोज यहां पर ए बता रहे हैं, छोटा पवन ए। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो डॉपलर प्रभाव जो है ध्वनि से संबंधित है। दीपू कुमार से क्वेश्चन है मेरा, डॉपलर प्रभाव की खोज किसने की थी? दीपू कुमार बताए, दीपू कुमार बताए कि जो डॉपलर प्रभाव था वो डॉपलर प्रभाव की खोज किसने की थी? और दीपू ये आंसर देना थी कि मैंने दीपू से ही आंसर किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? जो धातु तार है, धातु तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन या फिर छिद्र? धातु तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन या फिर छिद्र? नीलेश यहां पर बता रहे हैं ए, लालूराम ए, असलम मंसूरी यहां पर ए बता रहे हैं। तो धातु तार में जो विद्युत धारा का प्रवाह किस कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। और यहाँ पे प्रोटॉन की बात करें तो, यहाँ प्रोटॉन की बात करें तो जेम्स चैडविक ने प्रोटॉन की खोज की थी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? न्यूटन के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा, प्लांक के द्वारा या फेराडे के द्वारा? विद्युत अपघटय का नियम जो दिया था वो माइकल फेराडे ने दिया था। विद्युत अपघटय का जो नियम दिया था, विद्युत अपघटन का जो नियम दिया था वो फेराडे ने दिया था। और बात करें यहां पर प्रकाश का तरंग सिद्धांत की, तो जो दिया था वो हाइगेंस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। और न्यूटन के द्वारा गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय और गति का तृतीय नियम दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH, NaCl, NaOH, NaCl, NaHCO3, Na2CO3। चलिए कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र जो बात करें तो NaOH, NaOH। और साधारण नमक का है NaCl, साधारण नमक का जो सूत्र है NaCl। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनोज मंडरा से मेरा एक क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का जो सूत्र है वो बताएं मुझे जल्दी से। मनोज मंडोरा आप बताएं कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है। चलिए, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि के लिए, जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? क्या 6, 10, 16 या फिर 21? प्रभु फौजदार ए बता रहे हैं यहां पर, सुनील सी, दीपू कुमार ए, रोहित सी, वीआईपी विपिन सी, रोहित सी। तो यहां पर पौधों की वृद्धि के लिए जो आवश्यक तत्वों की जो संख्या होती है वो 16, कितनी 16 जो तत्व होते हैं, 16 तत्वों की जरूरत होती है वृद्धि के लिए उसकी। आर्मी बॉय विकी 17 बता रहे हैं यहाँ पर, 17 ऑप्शन नहीं है। जैसे कि लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरान, क्लोरीन और भी बहुत सारे हैं, जस्ता वगैरह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया? मेंडल जी जो थे उन्होंने किस पौधे के ऊपर प्रयोग किया सबसे पहले? चिकन पी, पिजन पी, गार्डन पी या फिर जंगली मटर? कमलेश बता रहे हैं यहाँ पर डी, वीआईपी विपिन भी डी बता रहे हैं यहाँ पर। तो जो मेंडल ने किस पौधे पर संकरण किया, तो सबसे पहले इसका आंसर की ओर बढ़ते हैं, गार्डन पी पर। ठीक है, गार्डन पी पर, ठीक है। गार्डन मटर पी जो होता है, पौधा होता है मटर का, गार्डन वाला, उस पर किया था। जिन कमांडो ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है, बिल्कुल सही किया है। कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं, कीड़े के अध्ययन को कहते हैं, बारी बारी जो कीड़े होते हैं उसके अध्ययन को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, एंटोमोलॉजी या फिर ऑन्टोलॉजी या फिर इक्टियोलॉजी। मंडोरा जी आपका जवाब अभी तक आया नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछा था मैंने कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए जो कीड़े की ओर बढ़ते हैं, कीड़ों का अध्ययन जो कहलाता है वो एंटोमोलॉजी कहलाता है, एंटोमोलॉजी। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो नीतीश पटेल से है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, हमारे सेशन में क्वेश्चन हो चुका था वो। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। ठीक है,
जब वायु और जल बहुत क्रिया करती है और उसे ढो के ले जाती है तो भूमि का हटाव कहलाता है। क्या अपरदन कहलाता है? जीवाश्म भवन, या अपरदन, जीवाश्म भवन, कैल्सी भवन या फिर लवण भवन? देखिए जब कभी भी तेज वायु चलती है, फिर कभी भी बाढ़ वगैरह आती है और बाढ़ से जो मिट्टी बहा के ले जाते हैं, जो जल मिट्टी बहा के ले जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? अपरदन। ऑप्शन नंबर ए, मृदा का अपरदन। क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। चलिए, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया है बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक, जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक, मेंडल, डार्विन, खुराना या फिर वाटसन? जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक है क्या मेंडल, डार्विन, वाटसन या फिर खुराना? चलिए आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा खुराना। जो खुराना जी थे उन्होंने सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किया था, प्रयोगशाला में संश्लेषण किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? खरगोश, बिल्ली, कुत्ता या फिर भेड़? हर्षद कोहली सी बता रहे हैं यहां पर मुझे, मंजू बता रहे हैं यहां पर सी, देवराज, शेन वॉटसन। जी बिल्कुल शेन वॉटसन, क्रिकेटर यहाँ पे क्रिकेट का क्वेश्चन नहीं चल रहा है। शेन वॉटसन जी ने तो विकेट्स लिए थे सबसे ज्यादा, ठीक है। रोहित कुर्मी ए, प्रशांत मेघवाल ए। चलिए आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा था? तो वो क्या था? भेड़। और भेड़ से सबसे ज्यादा क्या निकला जाता है? ऊन। सबसे ज्यादा क्या निकला जाता है? भेड़ से ऊन निकाला जाता है। और बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो कितनी भी ऊंचाई से गिर जाए उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ऊर्जा होती है, ठीक है। हर्षद से मेरा क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में सबसे पहले पशु कौन सा भेजा गया था? हर्षद जी बताए, हर्षद गोहिल जल्दी से बताए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा, पानी, एंजाइम या फिर खनिज? कमलेश सी। क्लोन यानी डुप्लीकेट। देवराज पूछ रहे हैं क्लोन क्या होता है? वो यानी कि डुप्लीकेट। चलिए, पेट में भोजन को पचाने के लिए जो एंजाइम जो यूज होता है, किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की। किसकी होती है? एंजाइम की, ठीक है। जो एंजाइम्स होते हैं हमारे शरीर में, जो पेट में हमारे जो जितनी भी चीजें हम खाते हैं उसको पचाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंजाइम। चलिए बढ़ते हैं हम मैथ की ओर। मैथ का पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। मैथ का पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्यूब दे रखा है यहाँ पर। मेरा क्वेश्चन अब जो कमलेश आर्य जी हैं उनसे है, बेलन का आयतन जल्दी से बताए। कमलेश जी जल्दी से बताए बेलन का आयतन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। 15,625। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 225 और यहाँ पे क्या लिखा गया है? यहाँ पे दिया गया है क्यूब, और क्यूब यानी कि किसी न किसी संख्या का क्यूब है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है कि 25 बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है। अगर 125 का 3 बार गुणा करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ी संख्या बनेगी। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है 25। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, और 625 में अब मैं 25 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 25 की 5, हासिल की 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल की 1, 5 अंकी 30, 30 और 1 31, ठीक है। 2 5 10 की 0, हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 2 चंकी 12, 5 का 5, 2 का 2, 5 1 6, 2 3 2 1 5, 15,625। यानी कि किसका है ये? 15। किसका है ये? 25। तो क्या निकलेगा बाहर? 25। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल कमलेश वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। हर्षद ने भी सही दिया था, मनोज ने भी सही दिया था। चलिए क्वेश्चन को करते हैं हम सॉल्व।
3.7 इंटू 24/5, 3.7 इंटू 24/5 बराबर दे रखा है x, भागित में दे रखा है 7। यहाँ पे हम सबसे पहले बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग करेंगे, तो 5 × 20 और 5 × 8 = 40। 3.7 का क्या करेंगे हम, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास में इक्वल में चल रहा है x/7, ठीक है। 8 × 7 = 56, 56 की 6 हासिल का 5, 8 × 24, 24 और 5 29 कट। अब ये हमारे पास में कितना है, 4 है। अब 4 का हम गुणा करेंगे, 4 × 7 = 28 की 8 हासिल की 2, 4 × 3 = 12, 12 और 2 = 14, 6 का 6, 8 8 16, 1 17 की 7 हासिल की 1, 4 2 6 और 1 7, कितना आएगा, एक संख्या के बाद में 1 पॉइंट, संख्या के बाद में 1 पॉइंट, 1 और 1 2, 2 संख्या के बाद पॉइंट, 17.76। अब क्या करना है हमें इसको, ठीक है, 7 का यहीं पे हम गुणा कर देते हैं, 7 × 42 की 2 हासिल की 4, 7 × 7 = 49, 49 और 4 53 की 3 हासिल कितना बचा 5, 7 × 7 = 49, 49 और 5 54 की 4 हासिल कितना बचा 5, 7 और हमारे पास में कितना है 1, 7 × 7 7 और 5 12, कितना आएगा पॉइंट के बाद 124.32। जिन कमांडो ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है बिल्कुल सही है। अब मेरा जो क्वेश्चन है गजू बन्ना से, कोसेक 60 का वैल्यू कितना होता है, कोसेक 60 डिग्री, जल्दी से बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 204 है, ठीक है, एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि कितना है 204 हो तो संख्या क्या है। एक संख्या की 3/4, माना कि वो संख्या x, x कितना 3/4 का 2/4, 2/5 का 2/5 कितना है यदि 204, ठीक है। एक संख्या जो है, माना क्या हमने, एक संख्या x है 3/4, इसके 3/4, ठीक है, का 2/5 का 2/5 यदि कितना बताया गया है 204 रखा हमने। अब क्या करेंगे, देखिए जहां पे कटता है उसे काट देते, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10, तो 3x/10 बराबर 204, ठीक है। तो 3x बराबर 204 गुणा 10, ठीक है, तो 1 0 बढ़ जाएगा, तो x बराबर 20 40/3, 3 × 3 3 6 18, 2 बचा, 3 8 24, 680, x बराबर 680। इन कमांडो सैनिकों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है, बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10,690 को 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना बचता है हमारे पास में, भागफल बचता है 73 तथा शेषफल बचता है 32, तो प्राप्त होता है, तो भाजक कितना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित शेषफल, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला होता है। हमारे पास में क्या दे रखा है, हमारे पास में दे रखा है 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर, तो हमारे पास में कितना दे रखा है, हमारे पास में 10,690, हमें निकालना है भाज्य, ये भाजक निकालना है, भाज्य दे रखा है, भाज्य कितना है हमारे पास में, देखिए 10,690 बराबर हमें निकालना क्या है, भाजक निकालना है। भाजक को हमने वही रखा, भागफल कितना है हमारे पास में, भागफल 73 दे रखा है, भागफल 73 दे रखा है, और शेषफल कितना दे रखा है 32 दे रखा है। तो चलिए भाजक को हम वहीं पे रखते हैं, इनटू भाग जो है हमारा, भाग कितना दे रखा है, भागफल 73 दे रखा है, तो प्लस हमारे पास में कितना है 32, प्लस की संख्या उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगा, संख्या बटे में आ जाएगी, तो 10,690, ठीक है, और माइनस कर देते हैं यहाँ पे 32, 10 में से 2 गया तो 8, और 8 में से 3 गया तो 5, और यहाँ पे 6 का 6, 10 का 10, ठीक है, 10,658। अब हमारे पास में क्या है, गुणे में दे रखा है 73, तो 73 का हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। संख्या देखिए ये अभाज्य संख्या है,
तो हम इसको भाग इस प्रकार से देंगे 10 158। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में क्या दे रखा है, दे रखा है 73। ठीक है, अब 73 क्या करना पड़ेगा, एक बार भाग देना पड़ेगा हमें। 73 एकम 73, 6 में से 3 गया तो 3, अब 10 में से 7 गया तो 3, ऊपर से कितना उतरेगा 5। अब 73 का टेबल ऐसा बोलना है कि 335 से आगे नहीं, पहले हमने कितनी बार बोला, एक बार बोला। ठीक है, अब हम देखते हैं कितनी बार बोलते हैं। अगर इसको मैं यहाँ पर 4 का गुणा कर दूं तो 4 12 की 2 हासिल की 1, फिर 4 7 28, 28 और 1 29, 292। और 73 को अगर जोड़ता हूं मैं इसमें देखता हूँ 3 2 5 9 10 16 की 6 हासिल की 1, ज्यादा हो रहा है तो क्या करेंगे हम, इसको नहीं लेंगे, सिर्फ ये वाली संख्या लेंगे। कितनी बार में बोला मैंने इसको, 4 बार में बोला। कितना आया 292, 5 में से 2 गया तो 3, और 13 में से 9 जाएगा, 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा तो 4, और 2 में से 2 जाएगा तो कट, ऊपर से कितना होता रहा 8। ठीक है, अब मुझे ऐसा टेबल बोलना है कि 438 पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लेके देखता हूं, अब यहाँ पे देखिए लास्ट यूनिट से कितना है 8 है मेरे पास में, तो यहाँ पे मैंने क्या लेना है 6 लूंगा, 6 18 की 8 हासिल की 1, फिर 6 7 42, 42 और 1 43, यानी कि मेरे पास में पूरी संख्या कट गई। और कितनी बार में कट गई है, 6 बार में। जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर है 146 आया है, बिल्कुल सही। अभी मेरा क्वेश्चन है अभिमन्यु के लिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। पहली जो 9 अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है, 2 से स्टार्ट होती हैं, 2 3 5 7 के बाद में 11 13 17, इस संख्या में उसी संख्या का सिर्फ भाग जाए वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए करते हैं हम अभाज्य संख्या। तो पहले अभाज्य संख्या को जोड़ते हैं हम, 9 अभाज्य संख्या है। तो पहली 2, ठीक है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, कितनी हो गई 1 2 3 4 5, ठीक है, और 4 चाहिए, फिर 13, फिर कितना आएगा 17, फिर 17 के बाद में 19, 1 2 3 1 2 3 1 2 और चाहिए, 19 के बाद में क्या आएगा 23। ठीक है, अब जोड़ते हैं हम इसको। ठीक है, 3 2 5 5 और 5 10 10 7 17 18 18 और 3 21 21 और 7 28 28 और 9 28 2 30 30 और 7 33 37 और 3 40 की 0 हासिल की 4। ठीक है, 1 2 3 4 4 और 4 8 8 4 और 4 8 और 2 10 तो ठीक है, कितनी 9 संख्या होगा, तो 9 एकम 9, फिर कितना बचा 1 बचा, 9 एकम 9 1/9, क्या रहा सही 1/9। अभिमन्यु, हाँ, साहिल खान, प्रभु फौजदार और कौशल, आपने अभिमन्यु से पहले आंसर दे दिया। चलिए यहाँ पे बात करें हम, तो इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25%, देखिए एक व्यक्ति जो है एक वस्तु को क्या कर रहा है 25% पर, है ना, हानि पर, कितने में बेची उसने 6,750 रुपए में बेची, और उसको क्या चाहिए, बोल रहा है कि वो यदि इसे 15% लाभ पर बेचे तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, हमें इसका निकालना है विक्रय मूल्य। चलिए हम निकालते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए 25 की हानि हो रही है कितने पर, 6,750 पर, कितने की 25 की हानि हो रही है, मतलब 75, और चाहिए लाभ कितने का, हमें 15% का लाभ चाहिए, तो 115 डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, चलिए करते हैं हम इसको काटेंगे हम। यहाँ पे देखें तो 25 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चाम 25। ठीक है, फिर इसको भी काटा हमने, 5 दूनी 10, 1 5 3 15, फिर कटेगा ये 5 से, 5 3 15, ठीक है, और 5 एकम 5, 1 बचा, 5 3 15, 2 बचा, 5 चाम 25, फिर 3 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, देखते हैं, 3 चौक 12, 1 3 5 15, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1 3 5 15, 450 गुणा 23, ठीक है, 450 गुणा 23, 3 शून्य शून्य, 3 5 15 हासिल की 1, 3 चौक 12 और 1 13, तो 2 शून्य शून्य 2 5 10 की शून्य हासिल की 1, 2 चौक 8 8 और 1 9, 0 का 0, 5 का 5, 3 का 3 10, 10 350,
जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है 10,350 बिल्कुल सही है। अब मेरा क्वेश्चन है पांडे जी से, आज का क्षेत्रफल क्या होता है जल्दी से बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 गुणित 3 की घात 3 बटा 4 गुणित 9 की घात 2 गुणित 27 गुणित 8 की घात 2 बराबर 6 की घात क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है। तो चलिए हमारे पास दे रखा है 2 गुणित 3 की घात 3 बटे में क्या दे रखा है 4 गुणित 9 की घात 2। ठीक है, गुणा क्या दे रखा है 27 गुणा 8 की घात 2। तो हमें पूछा गया है कि 6 की घात क्या आएगा। 6 की घात x मान लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब इसका हमें क्या समान करना पड़ेगा, बेस समान करना पड़ेगा। बेस समान करेंगे तभी तो जाके हमारे पास में इसकी घात आ पाएगी सही से। चलिए 2 3 6, 6 की घात 3, इसको लिख सकता हूं मैं 6 की घात 3 गुणा, अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूँ आधी 56 और 56 करता हूँ मैं इसको 27 गुणित 8, 7 8 56 की 6 हासिल की 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, तो 216 को मैं लिख सकता हूँ 6 की घात 3 लिख सकता हूँ मैं। इसको क्या लिख सकता हूँ 6 की घात 3 और उसकी घात 2। ठीक है, अब मेरे पास में 9 चौक 36 और 36 आएगा मेरे पास में, तो 36 को क्या लिख सकता हूँ मैं 6 की घात 2। तो मैंने इसको क्या लिखा 6 की घात 2 और इसकी घात 2। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 की घात 3, देखिए 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 की घात 3 गुणा 3 दूनी 6, 6 की घात 6, फिर 2 दूनी 4, 6 की घात 4। ठीक है, अब देखिए गुणे में घातें जुड़ती है जब उनका क्या समान हो, आधार समान हो। ठीक है, आधार समान है यहाँ पे, तो 6 की घात कितनी हो जाएगी 9, 6 की घात 9 और 6 की घात 4। अब क्या होता है देखिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, a बटा b, ठीक है a बटा b की घात n, a की घात n लिख सकते हैं यहाँ पर और b की घात n। ठीक है, बराबर क्या होता है a माइनस b, क्या होता है a माइनस b। चलिए अब इसको a माइनस b कर देते हैं हम। देखिए 6 की घात 9 और 4 है, 6 की घात 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 6 की घात 5, 6 की घात 5 बराबर क्या था हमारे पास 6 की घात x, बेस से बेस समान है तो यहाँ पे x बराबर 5। जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर ए आया है x बराबर 5 बिल्कुल सही है और पांडे जी ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी कि जो संख्या दे रखी है हमारे पास में 3, ये 3 संख्या ऐसी है कि इसमें से भाग जाएगा लेकिन हमें छोटी से छोटी संख्या निकालना है। क्या निकालना है, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है। चलिए करते हैं सॉल्व इसको। तो देखिए 12 का भाग जा रहा है कि इसमें 12 36, 4 नहीं जा रहा है। फिर देखते हैं हम इसमें 12 7 84, 6 12 5 60 जा रहा है। 15 का जा रहा है क्या, 15 6 90 जा रहा है। 25 का जा रहा है क्या, 25 या 75, 75 और 15 25 6 150, 25 का भी जा रहा है। लेकिन 12 का देखते हैं हम 1300 में भाग जा रहा है क्या, है ना, 1300 में 12 का भाग जा रहा है क्या, देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए 12 1 कम 12, फिर 1 बचेगा 10 और 12 7 84, ठीक है 12 8 96 नहीं जा रहा है इसमें, यानी कि 1300 भी नहीं, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये भी नहीं आ रहा है। अब देखते हैं 1600 में। ठीक है, अब 1600 में देख के देखते हैं हम। 1600 की बात की जाए तो 12 का जा रहा है क्या, 12 1 कम 12, 12 1 कम 12, कितना बचा यहाँ पर 4 बचा, फिर 12 36, फिर 4 बचा नहीं जा रहा है। और 900 की बात की जाए तो 900 को देखिए, अब 900 को अब हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर 12, तो 12 1 कम 12, 12 7 84, 6 बचा, 12 5 60, मतलब जा रहा है। फिर 15 की बारी आई, यहाँ पे 15 को रखता हूँ मैं, 15 कम 15, 15 6 की 90, मतलब ये भी जा रहा है। फिर बात की जाए 25 की तो 25 तिया 75 और 25 छंग 150, 25 तिया 75 और 25 छंग 150, फिर भी जा रहा है। तो मतलब ये तीनों संख्या से डिविजल है, मतलब सबसे छोटी संख्या क्या है बी 900।
पूर्णतः विभक्त होगी। कौन सी? 900। चलिए, जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर बी आया है बिल्कुल सही आंसर है आपके। ठीक है, सबसे छोटी, हाँ बिल्कुल छोटी वही होगी क्योंकि बाकी सब डिविजिबल नहीं है। कमलेश जी बिल्कुल 900। चलिए, यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन बना सकते हैं, देखिए एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको डायरेक्ट देख के टिक नहीं करना है, आपको सॉल्व जरूर करना है उसको। ठीक है, कितना भी इजी क्वेश्चन क्यों ना हो, बिल्कुल एक बार हमें वहां पे चेक करना है ना। जो हमारे पास में एक रफ शीट दी जाएगी या पेपर के पीछे करना है आपको बोला जाएगा, तो आपको ना उसको चेक करना है, बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ पे दे रखा है आधार और ऊंचाई दे रखी है, त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात करो तो मैंने मन से ही कर दिया, नहीं, बिल्कुल वहां पे कॉपी पेन चलाइए। ठीक है, चलिए, यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? 35 दिन में क्या काम कर रहे हैं? 35 दिन में 35 व्यक्ति 3 दिन में कितना बना रहे हैं? 49 मीटर दीवार बना रहे हैं, एक काम कर रहे हैं। तो पूछा गया है कि 20 व्यक्ति 6 दिन में, पूछा गया है कि 20 व्यक्ति 6 दिन में कितनी कितनी बड़ी दीवार बनाएंगे, तो W2। ठीक है, दूसरा काम निकालते हैं इसका। ठीक है, चलिए इसको हम करते हैं 20 गुणा 6 और गुणा 49, बटे में कितना आएगा? 35 गुणा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 पंजे 35 और 7 7 49, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 8 7 56। तो कितनी दीवार बनाएंगे? 56 मीटर। कितनी मीटर? 56 मीटर दीवार बनाएंगे। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो है आर्मी बॉय विक्की से, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, जल्दी बताए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 1000 को ए तथा बी में 3 और 2 के अनुपात में विभक्त करे, यदि 1000 को ए और बी में 3 अनुपात 2 के अनुपात में विभक्त करे, मतलब कि 2 बंदों में बांटना है, इसे ए और बी में बांटना है, तो ए को कितना प्राप्त होगा, मतलब ए को कितना मिलेगा? ठीक है, 1000 आर्मी बॉय दूपे बता रहे हैं तो ठीक है, आर्मी बॉय विक्की से मेरा क्वेश्चन, शायद से आर्मी बॉय विक्की ने दे दिया है क्वेश्चन। 1000 मीटर मिलीमीटर, बिल्कुल। चलिए देखिए, हमारे पास में टोटल कितनी राशि दे रखी है? 1000, और हमें हिस्सा ए का निकालना है, और ए का हिस्सा कितना है? 3। ठीक है, 3 है और 3 और 2 5, दोनों को मिलाएंगे तो 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 तिया 6। ए का हिस्सा कितना आ गया हमारे पास में? 600। चलो पढ़ते हैं आगे। 160 का करनी में x प्रतिशत बराबर 64/2। ठीक है, 160, देखिए 160 का करनी में x मान लीजिए क्वेश्चन मार्क को, प्रतिशत बराबर 64/2। प्रतिशत को क्या करेंगे हम? चलो करते हैं इसको हम। 160 का कितना है? x मान लेते हैं हम, प्रतिशत को हटाया तो बटे में क्या लगा? 2 लग गया। फिर क्या होगा? 64 को भाग दिया मेरे तो कितना आ गया? 2 3 6 2 दूनी 4, 32। चलिए आप सॉल्व करते हैं, तो 32 गुणा 2। ठीक है, अंडर रूट को वहीं रहने देते हैं हम, x को गुणे की संख्या काय में जाएगी? भाग में चली जाएगी। और 1 0 से 1 0, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 10 दूनी 20, x बराबर 20। तो रूट हटाएंगे तो क्या लगेगा? वर्ग लगेगा, और 20 का वर्ग मतलब 20 क्या? 2 दूनी 4 और 2 0 की 2 0। चलिए इन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी बताया 400, बिल्कुल सही है। संदीप 600 लेके आ रहे हैं आप, अभिमन्यु ठीक है, कैसे ला रहे हो आप बताइए मुझे भी जल्दी से। नीतीश पटेल 400। चलिए पढ़ते हैं आगे। एक 200, देखिए एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी है की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक ट्रेन है, उसकी 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और उसकी गति दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? मतलब कुल मिला के हमें निकालना क्या है? अंडर रूट का, हाँ वो हमें एक से ही मानना पड़ेगा तभी तो वैल्यू आएगी। अंडर रूट कहाँ से आएगा? ठीक है, अंडर रूट की वैल्यू कैसे आएगी?
एक्स की वैल्यू चाहिए। अर्पित ठाकुर से मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए किसी भी राशि को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किसका गुणा किया जाता है? अर्पित ठाकुर से मेरा क्वेश्चन है, जल्दी से बताए। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। समय निकालना है हमें। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। चाल कितनी दे रखी है हमारे पास में? 60। और दूरी कितनी दे रखी है? 280। और एक और क्या बोला गया है? यह रेलगाड़ी 280 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो लंबाई इसकी क्या होगी? जुड़ जाएगी। हमें निकालना क्या है? समय निकालना है, ठीक है। अब 280 और 220 कितना हो जाएगा? 500। 160 बराबर 500 बटा समय, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? इसको बदल देते हैं 5 बटा 18 करके। तो 6 कम 6 10 और 6 18, मतलब 10 5 50, 50 बटा 3 बराबर क्या है हमारे पास? 500। 500 बटा समय। समय को इधर लाएंगे हम। समय बराबर 500 गुणा 3 बटा 50। 1 0 से 1 0, 5 एकम 5, 10 तिया 30 सेकेंड। चलिए जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है 30 सेकेंड, बिल्कुल सही है। अर्पित ठाकुर आपका जवाब नहीं आया। किसका गुणा किया जाता है किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किसी राशि को? एक आयताकार प्लाट की लंबाई, एक आयताकार प्लाट है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है, ठीक है। एक वैल्यूबल एक्स मानने के लिए हम इसको 8x और 5x मान लेते हैं, ठीक है। इसकी दो भुजाएं मान लेते हैं। यदि चौड़ाई लंबाई से कितना है? 60 मीटर कम है, तो देखिए ये चौड़ाई जो है लंबाई से कितना कम बता रहे? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर चौड़ाई जो है लंबाई से कितना कम है? 60 मीटर कम है, ठीक है। चौड़ाई की बात चल रही है यहाँ लंबाई से, तो 8 में से 5 हम घटा देंगे तो कितना आएगा? 3x। मतलब इनके अंदर डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस 3 का आ रहा है। और हमारे पास में डिफरेंस कितना दे रखा है? हमारा चौड़ाई बराबर दे रखा है 60, तो 3x बराबर 60, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमारे पास में क्या निकल के आ गया? x निकल के आ गया। हमारे पास में क्या निकल के आ गया? x निकल के आ गया। प्लाट की क्या निकालना है? परिमिति निकालना है। और प्लाट की परिमिति क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई देखते हैं हम यहाँ पर 8 और देखिए यहाँ पर 8x और 5x, 8x और 5x, और 8 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 13x, ठीक है। 13 में गुणा करेंगे हम 2 का, 13 दूनी, ठीक है, 5 8 5 13, 13x, 13 गुणित प्लाट की परिमिति कितनी होगी? तो 2 गुणा लंबाई, हमारे पास में x कितना आ गया? 20, 20 आ गया x हमारे पास में, तो 20 8 और 5 13, 13x, 13x और 13 दूनी 26। x का अगर वैल्यू लिखूंगा मैं, ठीक है। तो हमारे पास में आ चुका है यहाँ पर 3x बराबर 60, तो 3 दूनी 6, x बराबर 20। तो आयत का परिमाप 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, और हमारे पास में दे रखा है 8 और 5, 8x प्लस 5x, 8 और 5 13, 13 दूनी 26, 120। ठीक है चलिए करते। 2 गुणित लंबाई और चौड़ाई का अगर मैंने इसको जोड़ देता हूँ 8x प्लस 5, 8 और 5 13x, ठीक है। अब 13x, अब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? x की वैल्यू 20 है, 20 है, तो गुणा 13 गुणा 20, ठीक है। तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 गुणा 20, ठीक है। और 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, 520 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितनी होगी परिमिति? 520 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, निर्धारित नहीं किया सकता। बिल्कुल नीतीश पटेल, वेरी गुड, तैयार है आपके आंसर्स। बिल्कुल निर्धारित नहीं किया जा सकता। कमांडो प्रीतम से मेरा क्वेश्चन है, वर्ग का, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? जल्दी से बताएं मुझे कमांडो प्रीतम, वर्ग का क्षेत्रफल।
ए अकेला, जो ए है, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में करता है। कितने दिन में? ए जो है वो 12 दिन में करता है, और जो बी है 18 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में? 18 दिन में समाप्त। दोनों मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से तीन दिन पहले किसने? ए ने छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। मतलब 3 दिन तो काम किया होगा उसने, ठीक है, 3 दिन पहले छोड़ दिया, लेकिन 3 दिन तक तो काम किया होगा, जो काम किया करा होगा उन्होंने। तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? चलिए हम एलसीएम विधि से करते हैं इसको। 12 और कितना दे रखा है? बी, और डी दे रखा है, ठीक है। ये ए का मान है और ये बी का मान है। एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे तो 36, 12 36 और 18 दूनी, ठीक है। देखिए ये बता रहा है यहाँ पर, ये बता रहा है कि जो ए है ना, ए ने क्या किया है? 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया है। मतलब 3 दिन तक तो काम किया है, मतलब इन्होंने क्या किया? 3 दिन तो काम किया होगा, 3 या 9, ठीक है, 9 काम तो किया है इन्होंने। तो टोटल काम कितना हमारे पास में? 36 और कितने? 9, मतलब 9 दिन तो काम किया होगा। तो कितना काम हो गया टोटल हमारे पास? 45। और ये हमारे पास में कितना दे रखा है रेशो में? 8 दिया 36 और 18 दूनी 36, 3 और 2 5, ठीक है। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5 बराबर 45, ठीक है। तो हमारे पास में काम आ जाएगा। कितना काम किया दोनों ने मिलकर? 5 नाम 45, तो x बराबर 9, ठीक है। कितने दिन लगेंगे उनको? 9 दिन लगेंगे, बिल्कुल। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी किया है बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है? कोट 45 डिग्री, जल्दी से बताएं, आपके पास में आंसर इसका होगा बिल्कुल। 1 2 3 4, कोट 45 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं। देखिए tan 45 और कोट 45 दोनों का मान भी क्या होता है? 1 1 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संदीप वर्मा से क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। एक सर्वसम्य क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री में? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? जल्दी से बताएं संदीप वर्मा। चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए 11 और 2 13, और यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 4। जिन कमांडोज ने 29 बताया है बिल्कुल सही है, एक होता है बिल्कुल, ठीक है। सिर्फ मैंने क्वेश्चन सभी से नहीं, सिर्फ संदीप वर्मा से पूछा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी की पुत्री है, फिर से आ गया भैया पुत्र पुत्री वाला, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, कल जो हमें डायग्राम बनाया ना, रात को मैंने बताया था कि प्राइज मिलेगी, तो उसमें जो असलम मंसूरी है, ठीक है, वो प्राइज के विजेता है, ठीक है। डायग्राम, ठीक है, डायग्राम जो दिया है हमको असलम मंसूरी, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा डायग्राम बना के दिया था। तो ए किसकी? बी की पुत्री है, पुत्री बोला गया है ना। बी सी की माँ है, बी सी की माँ है, सी सी का भाई है, डी जो है सी का भाई है, ठीक है। बताइए कि डी का ए से क्या रिलेशन है? डी ए का क्या लगता है? डी ए का क्या लगता है? क्या लगेगा? डी ए का क्या लगेगा? भाई लगेगा। क्या लगेगा? भाई लगेगा का, राइट सर। सुमित जी पिता बता रहे हैं, आप डायग्राम ठीक से बनाइए और फिर करिए, ठीक है। ये देखिए ये माता जी थे, ये पुत्री थी, ये इनका बी कौन थी? सी की माँ थी, और डी कौन था? डी जो था सी का भाई था। मतलब जो पूछा गया है कि डी कौन लगता है ए का, तो भाई लगता है, ये पुत्री है, बहन का भाई क्या लगेगा? ये भाई लगेगा। विषम चुनिए, जल्दी से बताएं इसका आंसर, आपके पास में बहुत ही जल्दी इसका आंसर होगा। धागा, कपड़ा, कपास और बीज। धागा, कपड़ा, कपास और बीज, जल्दी से बताएं, ठीक है। अर्पित ठाकुर बोल रहे हैं कि एक मोबाइल से 5 पढ़ रहे, कोई बात नहीं, ठीक है, 10 पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास को, सेशन को अटेंड करो।
चलिए डी बता रहे हैं बीज, बिल्कुल, क्योंकि जो ये सारी चीजें हैं CBA, धागा, कपड़ा और कपास। कपास से क्या बनता है? धागा, और धागे से बनता है कपड़ा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सचिन यादव अपने घर से उत्तर की ओर 25 किलोमीटर चला। ठीक है, सचिन यादव अपने घर से किधर जा रहा है? 25 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है। फिर बताया गया है कि पश्चिम की ओर मुड़कर, फिर पश्चिम ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर गया। फिर बता रहा है वो कि फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। फिर अंत में पूर्व की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। तो अंत में क्या कर रहा है वो? पूर्व की ओर मुड़ रहा है और कितना चल रहा है? 15 किलोमीटर चल रहा है। तो वह अपने घर से किस दिशा में जा रहा है? बताइए कि हमारे एकेडमी से किस दिशा में जा रहा है। चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं डायग्राम। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले उत्तर की ओर जा रहा है। उत्तर किधर होगा? ऊपर की साइड 25, ठीक है, ये 25 गया। फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर गया। पश्चिम किधर है? इस साइड में। इस साइड में पश्चिम की ओर गया तो कितना गया? 15। फिर क्या बोला गया है? दक्षिण की ओर मुड़ा और 10 चला। दक्षिण किधर होगा? नीचे। कितना चला? 10। अगर ये 25 चला तो 10 कितना होगा? ठीक है, 10 मुड़ा और अंत में पूर्व की ओर मुड़कर 15 चला। अरे इतना 15 चला है तो फिर 15 इतना ही चला है। ठीक है, ये रहा उसका पेन पॉइंट। अब पूछा गया है कि वह अपने घर से किस दिशा में है। ये अपना घर है उसका, ये उसका घर है। यहाँ से वो किस दिशा में है? किस दिशा में है? ये उत्तर की ओर है। कहाँ पर है? उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भाषा में, क्वेश्चन से पहले जो एक मोबाइल से 5 बंदे पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए क्वेश्चन है मेरा। अर्पित ठाकुर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? जो बंदे एक मोबाइल से 5 पढ़ रहे हैं, जल्दी से बताया कि उसका क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का। चलिए मर्डर्स को क्या लिखा जाता है? NBESBT, ठीक है, मतलब MA मद्रास, ठीक है। मद्रास को NBESBT लिखा जाता है। मद्रास को NBESBT, ठीक है। तो क्या बोला गया? बॉम्बे, हमें निकालना है बॉम्बे के लिए। MO बॉम्बे। चलो MN, A का B, D का E, R का S, A का B, S का T, P का C, ठीक है, O का P, M का N, B का C, A का B, Y का Z, CPN CPZ। चलिए जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर बी आया है बिल्कुल सही, ठीक है। आशा करता हूं आज का जो सेशन था बहुत अच्छा था। ये जो प्राइस है ये शाम के लिए है, ठीक है। जो इवनिंग में हमारी जो नाइट में क्लास होगी, सेशन होगा, ठीक है, उस क्लास के लिए रेडी हो जाइए। आपका जो शील्ड है आपको मिलने ही वाली है, ठीक है। जो कमांडोज मेरे पास में, जो सैनिक सबसे पहले आंसर पहुंचाएगा, जो हम क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से, ठीक है, क्वेश्चन हमारे एकेडमी से ही होगा, क्योंकि आप सभी गूगल सर्च मार लेते हो, सबसे पहले आंसर ला देते हो, तो हमारा एकेडमी का ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है, कहीं तुम गूगल वगैरह सब कुछ कर सकते हो। तो ये शाम के लिए रेडी रहना, ये सरप्राइज आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सारे कमांडोज आज लाइक, ठीक है, सेशन को मैं लास्ट में बोलूंगा, ठीक है, ठीक है। लाइक की कोई जरूरत नहीं है, हमारे कमांडोज हमसे जुड़े हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, उतना ही बहुत है, ठीक है। तो आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आशा करता हूं। तो सभी लाइन तोड़ पोजीशन के लिए रेडी हो जाए। लाइन तोड़ पोजीशन, कांडो अप।